हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे व्याकरण से वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की छोटी इकाई है जिसके टुक कर सकते। मूल रूप से वर्ण के चिन्ह हैं जो हमारे मुख से निकली ध्वनियों को लिखित रूप देते हैं, जैसे राम, रप जोड़ आ जो म जोड़ अ। वर्णों के समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है, क्योंकि वर्ण ध्वनियों के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों का प्रतीक है। उदाहरण के रूप में मोहन बाजार जाता है। वाक्य में 4 शब्द है: मोहन, बाजार, जाता और है। प्रत्येक शब्द वर्णों से मिलकर बना है, जैसे दिए हुए हैं: मोहन, जाता, बाजार, है। हिंदी में डवर्ड इन 2 ध्वनियों का भी प्रयोग होता है। ये वर्ड के नीचे युक्त बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग करते समय सावधान रहना चाहिए। ध्यान रहे कि ये दोनों वर्ण प्रारंभ में कभी नहीं आते। ये दोनों हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। ये संस्कृत में नहीं थे। दिए गए उदाहरणों के उच्चार इन चारों ध्वनियों में अंतर जानो। अब आते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हों वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 है: अ, आ, ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं। पहला, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 हैं। विशेष दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है, जैसे ओम। अब आते हैं स्वरों की मात्राएं। र के विभिन्न रूप दिए गए हैं, इसे देख लें एक बार। अब उसके बाद आयोग व अ अनुस्वार अ और अ विसर्ग की गिनती स्वरों में नहीं की जाती है, क्योंकि ये दोनों न तो स्वर है और न ही व्यंजन। इन्हें आयोग वाह कहते हैं। अनुस्वार यानी बिंदु का उच्चारण नाक से होता है। इसे बोलते समय हवा केवल नाक से निकलती है। इनका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है, जैसे कंस, हंस, शंख इत्यादि। अनुशासिक स्वर या चंद्रबिंदु का उच्चारण नाक और मुख की सहायता से होता है। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे आँख, दांत, पाँच, आंसू इत्यादि। सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है, जैसे आ, ई, उ इत्यादि। जिन स्वरों के ऊपर मात्रा होती है वहाँ अनुनासिक या चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार या बिंदु लगाया जाता है। उसके बाद आते हैं उच्चारण जैसा होता है, जैसे प्रातः, नमः, अतः, स्वतः आदि। विसर्ग का प्रयोग हिंदी में प्रचलित संस्कृत शब्दों में ही होता है। री की मात्रा होती है, जैसे क्री, ग्री इत्यादि। उसके बाद आते हैं व्यंजन। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले नहीं जा सकते। व्यंजन के भेद। हिंदी के कुल 37 व्यंजन हैं, जिनमें 2 आगत व्यंजन ज, फ भी शामिल हैं।
इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आगत व्यंजन। श, त्र, ज्ञ मूलतः व्यंजन नहीं है, इसे संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन है। पहला स्पर्श व्यंजन, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। हर वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है। इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठासन स्थान से स्पर्श से होता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। न म व्यंजन वर्णों का उच्चारण नासिक के साथ साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ के स्पर्श से होता है। इन्हें नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। ढ़ और ढ वर्ण शब्द के आरंभ में नहीं आते, लेकिन मध्य और अंत में इनका प्रयोग होता है, जैसे पढ़ना, पीड़ा, बड़ा, पढ़ना इत्यादि। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है, जैसे य, र, ल, व। इन वर्णों में य और व अर्ध स्वर है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है, जैसे श, श, स, ह। श के उच्चारण में जीभ, तालु और स के उच्चारण में दांतों की जड़ को छूती है। श को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है, किंतु इसका उच्चारण अब प्रायः श के भांति होता है। यह वर्ण संस्कृत में तत्सम शब्दों से लेखन में प्रयोग होता है, जैसे दोष, विषम, पुरुष, संघर्ष। चौथा है आगत वर्ण, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज, फ नीचे बिंदु वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे जरा, जोर, जेब्रा, फौरन, र। पांचवा संयुक्त व्यंजन, वैसे तो जहाँ भी 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में मिल जाते हैं संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं, किंतु ये 4 संयुक्त व्यंजन 2-2 व्यंजन वर्णों के संयोग से बनते हैं। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं हैं, जैसे कि कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। उसके बाद आते हैं द्वित्व व्यंजन, जब एक ही वर्ण आपस में 2 बार मिलता है तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों की वर्गीकरण का पहला देखते हैं, स्वतंत्र के कंपन के आधार पर। स्वतंत्र, जिसका पहला है आघोष व्यंजन, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र में कंपन नहीं होता। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ग ख, छ, ठ इत्यादि तथा श, स, स अयोग व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है सघोष व्यंजन, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्र में कंपन होता है। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण ग, घ, ड़, झ इत्यादि तथा अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व और ऊष्म वर्ण ह और संघोष वर्ण कहलाते हैं। दूसरा है प्राण यानी श्वास की मात्रा के आधार पर। अल्प प्राण, इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, जैसे स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ण के प्रथम, तृतीय और पंच वर्ण क, ख, ग इत्यादि तथा अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व अल्प प्राण कहलाते हैं। दूसरा है महाप्राण, इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जैसे प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ग के ख, घ, छ, ठ इत्यादि तथा ऊष्म वर्ण श, स, स, ह महाप्राण कहलाता है। अब आते हैं वर्ण विच्छेद में। वर्ण विच्छेद,
इसका अर्थ किसी शब्द या ध्वनि समूह के वर्णों को अलग अलग लिखना होता है, जैसे कमल, अश्व। वर्ण संयोग। वर्णों के आपस में जुड़ने को वर्ण संयोग कहते हैं। पहला, व्यंजन और स्वरों का संयोग। यह हम देख चुके हैं कि बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। अतः जब किसी व्यंजन में स्वर न मिला हो तो उसे नीचे हलंत लगा दिया जाता है, हलंत। दूसरा, व्यंजन और व्यंजन का संयोग। व्यंजन से व्यंजन का संयुक्त ध्वनियाँ बनता है। व्यंजन से व्यंजन मिलाने के नियम। पहला, कुछ व्यंजनों के अंत में पाई एक खड़ी रेखा होती है, जैसे ख, ख, ग इत्यादि दिए हुए हैं। अब ये व्यंजन अपने से आगे वाले व्यंजन से मिलते हैं। इनकी पाई हटा ली जाती है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। उसके बाद आते हैं दूसरा, जब बिना पाई वाले व्यंजन जैसे ढ, छ, ट, ढ, ढ इत्यादि नीचे से गोल आकृति वाले किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो इन्हें हलंत लगा रहता है तथा जिनसे ये मिलते हैं वह व्यंजन पूरा लिखा जाता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, द्वार, अदुत, अशुद्ध और चिन्ह के रूप में नहीं लिखा जाता, क्योंकि आजकल इन रूपों का प्रयोग सही नहीं माना जाता। तीसरा है क और फ। व्यंजनों की पाई बीच में होती है, इसलिए दूसरे स्वर व्यंजनों के साथ संयुक्त करते समय इन व्यंजनों की गुंडी का झुका भाव हलंत हटा दिया जाता है, जैसे कि क, ल, क इत्यादि। पुरानी लिपि के अनुसार वक्त को वक्त लिखा जाता था, अब सही नहीं माना जाता है। चौथा है, र के संयोग में सबसे अधिक गलती होती है, अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। र के संयोग के 4 नियम। स्वर रहित, अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर सिर पर लगाया जाता है, जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र के नीचे की ओर पैरों में लगाया जाता है, जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, ट तथा ड के साथ का संयोग होने पर र के नीचे में जुड़ा है। चौथा, श के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप भी री हो जाता है। पांचवा, स के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप ष हो जाता है, जैसे उच्चारण। भाषा के शब्दों में अक्षरों को जिस प्रकार बोला जाता है उसे उच्चारण कहते हैं। भाषा में उच्चारण का बहुत अधिक महत्व है। उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ और उनमें सुधार। शुद्ध भाषा बोलने और लिखने में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व रहता है, अतः शुद्ध उच्चारण तथा अधिक बल देने की आवश्यकता है। कई बार अपनी बोली या मातृभाषा के प्रभाव के कारण या शब्दों के स्वरूप का ठीक ज्ञान न होने के कारण उच्चारण में अशुद्धियाँ हो जाती है। इन अशुद्धियों से वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं, अतः इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नीचे कुछ शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं जिन्हें उच्चारण में प्रायः अशुद्धियाँ होती हैं, इनके शुद्ध रूप के साथ दिए जा रहे हैं।